प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर का अध्ययन करेंगे। कल के वीडियो में हम अध्ययन कर रहे थे सार्वजनिक आय के स्रोत में हम पढ़ रहे थे गैर कर आय के स्रोत कौन कौन से हैं, जिसमें हमने अब तक पढ़ लिया था प्रशासनिक आय। प्रशासनिक आय में हमने पढ़ लिया था कीमत, फीस या शुल्क, विशेष निर्धारण या विशेष कर। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे जुर्माना एवं संपत्ति को जब्त करना। जुर्माना एवं संपत्ति को जब्त करना यानी जुर्माना के द्वारा भी सरकार को आय प्राप्त होती है। जब देश के नागरिक सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हैं तो सरकार उनसे जुर्माना वसूल करती है। जुर्माना लगाने का जो उद्देश्य होता है वो लाभ अर्जित न करके देश के नागरिकों को कानून तोड़ने से रोकना होता है। प्रोफेसर सेलिगमैन ने बताया कि जुर्माना या अर्थदंड इस प्रकार अपने आप ही राजस्व की एक अनिवार्य श्रेणी बन जाती है, जो निश्चित किंतु अराजकोषीय सिद्धांतों के आधार पर लगाया जाता है। कई बार निजी संपत्ति को सरकार कानूनन सार्वजनिक हित में अंगीकृत कर लेती है। तो जुर्माना को यदि हम परिभाषा के रूप में पढ़े, इसके अर्थ के रूप में पढ़े, तो जुर्माना सरकार की ये लाभ अर्जन करने का स्रोत नहीं है, बल्कि सरकार जुर्माना वसूल क्यों करती है? यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है और उस पर जो राशि लगाई जाती है उसे हम जुर्माना कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले कि यदि कोई व्यक्ति कार चला रहा है और उसने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा या हम यूँ कहें लाइसेंस नहीं है, उसके पास आवश्यक कागज नहीं है, तो ट्रैफिक जो अधिकारी है वो उससे जुर्माना वसूल कर सकता है। यानी कोई भी किसी भी प्रकार का यदि कोई कानून का उल्लंघन किया जाता है और उससे जो राशि वसूल ली जाती है उसे हम जुर्माना कहते हैं। और कई बार ये भी होता है कि सरकार किसी जो निजी संपत्ति होती है उसको अंगीकृत कर लेती है, उसको अधिग्रहण कर लेती है। यानी सरकार किसी उद्देश्य विशेष के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर लेती है, तो उससे भी सरकार को आय की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति बिना उत्तराधिकारी या बिना वसीयत के मर जाता है तो उसकी संपत्ति किसकी हो जाती है? सरकार की हो जाती है। जुर्माने का संबंध प्रबंध लागत से होता है। कोई भी सरकार इस स्रोत को अधिकतम आय भी अर्जित नहीं कर सकती। नेक्स्ट है आपके लाइसेंस शुल्क। लाइसेंस शुल्क ये क्या होता है? जैसे कुछ सामाजिक सेवाएं ऐसी होती है जिन्हें पूरा करने के लिए कुछ व्यक्तियों को अधिकार दिए जाते हैं और उस अधिकार के बदले में उनसे जो राशि ली जाती है उसे हम लाइसेंस कहते हैं। जैसे हम बात करें किसी को यदि ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, उसके बदले में जो राशि ली जाती है उसे हम लाइसेंस शुल्क कहेंगे। उसके अलावा यदि हम बात करें कोई अफीम की खेती करना चाहता है, कोई जैसे भांग, गांजा या शराब की बिक्री करना चाहता है, तो उसको जो लाइसेंस वो लेता है और उसके बदले में लाइसेंस के बदले में जो राशि दी जाती है उसे हम लाइसेंस शुल्क कहते हैं। तो लाइसेंस से भी गवर्नमेंट को राजस्व प्राप्त होता है, आय प्राप्त होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है उपहार एवं अनुदान। यानी उपहार एवं अनुदान के द्वारा यानी एक देश की सरकार को या एक देश को भी उस देश के नागरिकों के द्वारा या विदेश में बसे जो हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके द्वारा उपहार के रूप में जो राशि दी जाती है वो भी उस देश की इनकम है। अनुदान भी दिया जाता है सरकार को, विदेशी सरकार के द्वारा भी अनुदान दिया जाता है। जब निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश की जनता एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्था उपहार के रूप में धनराशि सरकार को प्रदान करती है तो ये सरकारी आय का स्रोत बन जाती है। उपहार विशेष कार्यों के लिए दिए जाते हैं, जैसे देश में कोई विशेष विपत्ति आने पर समाज के नागरिक राज्य को सहायतार्थ धनराशि प्रदान करते हैं। यानी सरकार देश के ऊपर कोई ऐसी कोई विपत्ति आ जाए और उस समय देश के नागरिक
राजकोष में उपहार के रूप में जो राशि जमा कराते हैं उसको उपहार कहा जाता है। जैसे देश में मान लो कोई भूकंप आ जाए, भारत देश का किसी से युद्ध छिड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में जो पैसा दिया जाता है उसको उपहार कहा जाता है। और ये उपहार की राशि किस में काम में ली जाती है? स्कूल, अस्पताल खोलने, अकाल, बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ, देश में 1971 में पाकिस्तान आक्रमण के समय तथा बांग्लादेश से शरणार्थियों की सहायतार्थ भारतीय नागरिकों एवं विदेशी सरकारों व संस्थाओं द्वारा उपहार स्वरूप राशि प्रदान की गई। तो उपहार कौन कौन दे सकता है? देश के नागरिक दे सकते हैं, विदेशी सरकार दे सकती है, और कोई भी स्वदेशी या विदेशी संस्थाएं किसी भी सरकार को उपहार प्रदान कर सकती है। ये राशि केवल और केवल आपातकाल में या विशेष परिस्थिति में ही दी जाती है। उपहार देने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उपहार के बदले में कोई भी प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त नहीं होता, बल्कि सार्वजनिक आय का कोई विश्वसनीय व स्थायी स्रोत नहीं है। मानी उपहार को यदि हमें सार्वजनिक आय का एक विशेष स्रोत नहीं मानते, एक अल्टरनेट स्रोत है। नेक्स्ट है अनुदान, जिसे हम सब्सिडी भी कहते हैं, ग्रांट भी कहते हैं। सरकार को अनुदान के रूप में भी आय प्राप्त होती है। एक देश के द्वारा दूसरे देश को अनुदान दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी अनुदान प्राप्त होता है। राज्य सरकार केंद्र सरकार से तथा स्थानीय सरकार राज्य सरकार से भी अनुदान प्राप्त करती है। मानी जो अनुदान की राशि है वो कई प्रकार से प्राप्त होती है। जैसे हम बात करें किसी देश की, तो एक देश को विदेशी सरकार से भी अनुदान मिलता है, और यदि हम राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार को केंद्र सरकार से अनुदान मिलता है, और यदि हम स्थानीय जो समितियां हैं उनकी बात करें तो स्थानीय समितियों को राज्य सरकार से अनुदान मिलता है। तो ये भी आय का एक प्रमुख स्रोत है। जैसे कोरोना काल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता प्रदान की, वो भी किसमें शामिल होगी? आपके अनुदान में। नेक्स्ट है आपके व्यावसायिक आय। जैसे हमने थोड़ा बहुत पीछे भी पढ़ा है कि सरकारें भी एक व्यापारी की तरह व्यापार करती है, व्यावसायिक कार्य करती है, कारखाने लगाती है सरकार भी, कुछ उपक्रम खोलती है, वस्तुएं और सेवाएं देश के नागरिकों को उपलब्ध कराती है। उनके बदले में जो आय प्राप्त होती है उसे हम व्यावसायिक आय कहते हैं। जैसे हम सेवाओं की बात करें तो सरकार रेल परिवहन, सड़क परिवहन, विद्युत एवं डाक तार से आदि सेवाएं उपलब्ध कराती है, और इनसे भी सरकार को आय प्राप्त होती है। इसके अलावा आय के अन्य स्रोत में हम लेते हैं पहला सार्वजनिक संपत्ति से आय। प्रत्येक देश में सरकार के स्वामित्व के भूमि, वन, खान आदि होते हैं। सरकार अपनी इस स्वामित्व को लीज व ठेके पर देकर लगान या रॉयल्टी के रूप में आय प्राप्त करती है। अन्य आय में सार्वजनिक संपत्ति से आय, तो सरकार की जो संपत्ति होती है, जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, उससे भी सरकार को आय होती है। जैसे हमें बात करें भूमि, वन और खान की, इनको सरकार एक निश्चित समय के लिए किसी को ठेके पे दे देती है, लीज पे दे देती है, रॉयल्टी लगा देती है, उससे जो आय प्राप्त होती है उसको सार्वजनिक संपत्ति आय कहते हैं। नेक्स्ट है हीनार्थ प्रबंध, जिसे हम घाटे की वित्त व्यवस्था भी कहते हैं। कई बार 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हीनार्थ प्रबंध से क्या तात्पर्य है, या घाटे की वित्त व्यवस्था क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर देने के लिए हमें माने हीनार्थ प्रबंध, एक देश की सरकार अपने घाटे को दूर करने के लिए क्या करती है? केंद्रीय बैंक से ऋण लेती है, या केंद्रीय बैंक से नोटों का निर्गमन कराकर अपने घाटे की पूर्ति करती है। इसे घाटा वित्तीयन भी कहा जाता है। वर्तमान समय में सभी राष्ट्रीय सरकारों को अपनी मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए नोट छापने का अधिकार है। ये अधिकार केंद्र सरकार को ही प्राप्त होता है। सरकार पत्र मुद्रा का निर्गमन करके अथवा केंद्रीय बैंक से ऋण प्राप्त करके मुद्रा निर्माण कर सकती है। मानी केंद्र सरकार, ये जो घाटे का वित्त प्रबंध है, ये फैसिलिटी केवल भारत में केंद्र सरकार को ही है, राज्य सरकार को नहीं है। तो घाटे के वित्त प्रबंध में या हीनार्थ प्रबंध में क्या होता है कि सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक से ऋण लेती है, या
केंद्रीय बैंक से नोटों का निर्गमन कराकर अपने घाटे की पूर्ति करती है। लेकिन ऋण लेने के बदले में केंद्र सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सरकारी बॉन्ड देती है और इन बॉन्डों के बदले में सरकार को बैंक साख प्रदान करता है। यदि सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय बैंक इन बॉन्डों को बेचता है तो राजकीय ऋण उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है महसूल, जिसको हम अंग्रेजी में ड्यूटीज भी कहते हैं। मानी नशीली वस्तुओं के उपभोग को कम करने के उद्देश्य से सरकार जो कर लगाती है उसे हम महसूल कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि लोगों में नशे की प्रवृत्ति कम हो। जैसे मुख्य रूप से सरकार भांग, गांजा, अफीम, शराब आदि हानिकारक वस्तुओं पर जो कर लगाती है उसे महसूल कहा जाता है। नेक्स्ट है ऐच्छिक एवं बलात्कार ऋण। सरकार अपनी व्यय की पूर्ति हेतु अनेक बार आंतरिक एवं बाहरी स्रोत से भी ऋण प्राप्त कर आय वृद्धि का प्रयास करती है। ऋण ऐच्छिक व बलात् हो सकते हैं। मानी सरकार भी कई बार सरकार की यदि इनकम कम है और व्यय अधिक है तो उसको व्यय की पूर्ति के लिए सरकार भी ऋण देती है। ऋण आंतरिक भी हो सकते हैं, मानी देश के अंदर से लोगों से भी ले सकती है, विभिन्न संस्थाओं से भी ले सकता है, और बाहरी स्रोतों से, विदेशी सरकारों से भी, विदेशी बैंकों से भी सरकार ऋण ले सकती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है ऋण लेने का कि देश की जनता के लोक कल्याणकारी कार्य के लिए पैसा खर्च किया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले, लोगों का जीवन स्तर सुधरे। तो ये तो थे सार्वजनिक आय के स्रोत, जिसका हमने विभिन्न वीडियो में अध्ययन किया कि सार्वजनिक आय के क्या क्या स्रोत होते हैं। तो आज हमारा ये सार्वजनिक आय के स्रोत का टॉपिक यहीं समाप्त होता है।